हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी पराठे की दुकान सास रमा ने अपनी दोनों बहुओं प्रीति और सीमा के हवाले कर दी थी। अब पहले ही दिन से दोनों में काम को लेकर, पैसों को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी, जिसे देखकर रमा अपनी दोनों बहुओं को काम बांट देती है। अब देर शाम जब पैसों के हिसाब के लिए रमा दोनों बहुओं को पैसे देने लगती है, तो दोनों बहुएं अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, मैंने आज 1 बाल्टी ज्यादा पानी भरा था और 4 पराठे भी ज्यादा बनाए थे। तो माँ जी, मैंने भी 4 ग्राहकों को अपनी दुकान पर बुलाया है जो सामने वाली दुकान पर जा रहे थे। वो तो मैं अपने इशारों से कर लेती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ जी, अब आप ही बताओ, आज के हिसाब में से आप किसे ज्यादा पैसे देने वाली हैं? मैं दोनों के रोज के मेहनत आने के हिसाब से 600 रुपए दे रही हूँ। बाकी का कल के लिए सामान आएगा और जो बचेगा वो मेरे खाते में जाएगा। रमा ने अपनी सालों पुरानी दुकान अपनी बहुओं को तो सौंप दी थी, लेकिन आज दूसरे ही दिन से रमा अपनी बहुओं के मुंह से ये सब सुनने लगी कि मैंने ज्यादा काम किया है या मैंने। लेकिन रमा दोनों ही बहुओं को हिसाब बराबर बांट दिया करती। देर शाम रमा के घर विमला का आना होता है और विमला रमा को हॉल में अकेले बैठा देखकर कहती है, अब तो तेरी दोनों बहुओं ने तेरी पराठे की दुकान संभाल ली है, तो तू अब बिल्कुल फ्री हो गई है। क्या फ्री होना, 2 दिन ही हुए हैं दोनों को दुकान पर बैठाए। रोज शाम हिसाब मांगती हैं और लड़ती हैं। आज न जाने कौन सा नया ड्रामा अपने साथ लेकर आएंगी ये। हाँ रमा, तू सही कह रही है, अब तेरी बहुएं पैसे के लिए लड़ेंगी। राम राम राम। दोनों की बातें चल रही थी। कुछ देर में रात हो जाती है। जैसे ही प्रीति और सीमा अपनी दुकान बंद करके घर आती हैं, प्रीति अपनी सास को दुकान का हिसाब देते हुए कहती है, माँ जी, मुझे 1000 रुपए ज्यादा चाहिए क्योंकि मुझे कल मायके जाना है। दीदी, अगर अपने मायके जा रही है तो मुझसे ना चलेगी ये दुकान। मुझे भी आप कुछ पैसे दे देना, मैं भी अपने मायके होकर आऊँ। दुकान बंद कर दो, घर छोड़ दो और अपने मायके ही बस जाओ दोनों के दोनों। मुझे भी मायके जाना है तो मुझे भी मायके जाना है। आई बड़ी। अब अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी दुकान पर जाते हैं। तभी एक ग्राहक आता है, जिसे पराठा देने के लिए सीमा अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, जरा मैं पराठे सेक दूं, तब तक आप ये पराठे उस ग्राहक को दे आओ। तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या? अपनी बड़ी जेठानी को कह रही है कि जाकर पराठे देकर आओ। पेटर नहीं हूँ मैं, इस घर की बड़ी बहू हूँ, समझी ना? दीदी, इसमें लड़ने की क्या बात है? आपको तो पराठे ग्राहक तक ही तो पहुंचाना है। काफी समय सीमा और प्रीति की इस बात पर बहस होती है और ग्राहक ये तमाशा देखकर चला जाता है। देर शाम जब रमा को उसकी दोनों बहुएं हिसाब देने आती हैं, तो हिसाब बहुत कम बनता है। ये देखकर रमा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, इतने सालों से मैं दुकान चलाती आई हूँ, कभी मैंने दुकान से 500 का रोज नहीं कमाया, लेकिन आज तुम दोनों ने मेरी दुकान 4 दिनों में ही पूरी तरह बैठा दी है। माँ जी, दीदी से कहिए ये सब उन्होंने ही किया है। आज एक ग्राहक को पराठे देने जाने से मना कर दिया दीदी ने, और वो उठकर चला गया। क्या पता कल वो आए या नहीं। इतना तब सोच लेती तो खुद उठकर दे आती ना, लेकिन तू तो गई ही नहीं। कल से दोनों ने 2000 से कम का बिजनेस किया तो रोज के हिसाब से 1 रुपये भी नहीं दूंगी तुम दोनों को। इतना कहने के बाद रमा जा ही रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो वापस आकर कहती है, मुझे लगता है दुकान का नाम बदल देना चाहिए, वो भी बहुत पुराना हो चुका है। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, दुकान का नाम सीमा फेमस पराठे रखना। नहीं नहीं, दुकान का नाम मेरे नाम पर ही होना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत की है, सुबह से शाम तक दुकान के कामों में लगी रहती हूँ। दुकान का नाम वही रहेगा, बस बोर्ड चेंज होगा, समझे तुम दोनों? अब अगली सुबह दोनों बहुएं दुकान पर जाती हैं, इस मकसद से कि दोनों मन लगाकर काम करें, ताकि उन्हें शाम में उनका मेहनताना मिल सके। अब जैसे ही सीमा और प्रीति काम पर लग जाती है, वैसे ही विमला सीमा की दुकान पर पहुंचती है और सीमा को देख कहती है, बहू, तू तो बहुत मेहनत कर रही है अपनी सास की पराठे की दुकान में, लेकिन मुझे ये तो बता तू कि तेरी जेठानी का भी तो फर्ज बनता है तेरे कामों में बराबर हाथ बटा सके। देख कैसे बातों में ही लगी हुई है। सही कह रही हैं आप आंटी जी, ये मेरी जेठानी किसी काम की नहीं है। हर वक्त बस मुझसे कहती रहती है, ये कर दे वो कर दे, खुद तो किसी ना किसी से बातें करने में लगी रहती है सारा दिन। विमला सीमा के कान तो भर देती है और अब वो प्रीति के पास जाती है
और प्रीति के भी कान भरने लगती है और प्रीति से कहती है, तेरी छोटी देवरानी को समझा कर आई हूँ कि वो तेरे साथ ज्यादा से ज्यादा काम में हाथ बटवाए, लेकिन वो बोली दीदी भी तो कामचोर है, मैं ही सारा काम क्यों करूँ। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, उसने ऐसा बोला? मैं देख लूंगी उसे तो। अरे बहू तू समझ, अब तू इस दुकान को बांट ले और घर भी, कब तक साथ करते मरते रहोगे। विमला दोनों के कानों में जहर घोलने लगती है। देर रात जब रमा की दोनों बहुएं घर पहुंचती हैं, तो प्रीति अपनी सास को हिसाब देते हुए कहती है, माँ जी, मुझे और अब इसके साथ काम नहीं करना है, मुझे मेरी दुकान अलग चाहिए। मुझे भी माँ जी दीदी के साथ काम नहीं करना, मेरी भी एक अलग दुकान होनी चाहिए। मैं किसी की दुकान अलग नहीं करूँगी, कोई इस घर में अलग नहीं होगा। इस बात पर घर में खूब बहस चलती है और आखिर में रमा को दोनों बहुओं की दुकान अलग अलग करनी पड़ती है। और अब जैसे ही दोनों बहुओं की दुकान अलग अलग होती है, वैसे ही सीमा प्रीति के ग्राहक को अपनी दुकान पर बुलाने लगी और प्रीति सीमा के ग्राहकों को अपने इधर। ये देखकर सीमा अपनी जेठानी को ताने देते हुए कहती है, मेरे ग्राहक की कमाई खा ले, मेरे ग्राहक तो दुकान ही आएंगे आँख बंद करके भी। हाँ हाँ, तू ही तो मुझे कमा कर खिला रही है, अपने काम पर ध्यान दे, वरना काम तेरा मंदा हो जाएगा। तभी एक ग्राहक प्रीति की दुकान पर पराठे खाने जाता है और उस ग्राहक को बुलाने के लिए सीमा कहती है, अरे इधर आइए, एक पर एक पराठे फ्री में दूंगी, वो भी मक्खन के साथ। अरे भाई साहब, मेरी दुकान पर दही और एक्स्ट्रा बटर मिलेगा, अब आप देख लीजिए आपको कहाँ जाना है। 2 पर 2 पराठे और एक्स्ट्रा बटर वाले पराठे। 3 पर 4 पराठे फ्री और दही भी एक्स्ट्रा। तुम दोनों पहले अपना फैसला कर लो, अपना नुकसान करवा रहे हो या ग्राहक को टॉर्चर कर रहे हो। इससे अच्छा तो मैं अपनी बीवी से ही 2 बेलन खाकर पराठे बनवा लूं। दोनों देवरानी और जेठानी में चिक बाजी से ग्राहक भी अब दोनों की दुकान पर कम आने लगे थे और दोनों का ही नुकसान होने लगा था। एक रोज रात के समय रमा अपनी दोनों बहुओं के उदास चेहरे को देखकर कहती है, तुम दोनों का कई दिनों से मुंह क्यों बना हुआ है? दोनों मारपीट करके आती हो क्या दुकान पर से? नहीं माँ जी, धंधा मंदा चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। और अलग अलग करवा लो दुकानें, जिस किसी ने भी तुम्हारे कान भरे हैं वो तो खुश होगा तुम दोनों को बर्बाद होता देखकर। माँ जी, हमें कुछ समझ नहीं आया था, हमसे गलती हो गई, अब हम साथ में काम भी नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद रमा अपनी बहू को एक जूस की दुकान खुलवा देती है और दूसरी को पराठे की दुकान पर ही रहने देती है और अब दोनों के ग्राहक भी बराबर और अच्छा बनने लगे। वहीं दूसरी तरफ दोनों का लड़ना झगड़ना भी बिल्कुल बंद हो गया। सौम्या और अनुपा देवरानी जेठानी थी। जहां जेठानी अनुपा अपने स्वार्थ में अंधी थी, वहीं देवरानी सौम्या अपने स्वभाव की वजह से बहुत दानी थी। उसे कभी किसी को मना करने की आदत ही नहीं थी। अगर कोई उससे कुछ मांग लेता तो वो तुरंत उसे वो चीज निकाल कर दे दिया करती। ऐसे ही एक दिन उन दोनों की सास कुमकुम अपने घर के हॉल में बैठी सोचती है, राधे राधे, भगवान तू सबको एक समान क्यों नहीं बनाता? कभी तो किसी को कुछ ज्यादा दे देता है तो कभी किसी को कुछ कम। अब मेरी दोनों बहुओं को ही देख ले, एक तो इतनी दानी है कि कोई उसकी एक किडनी मांग ले तो दोनों निकाल कर दे देगी, और एक इतनी स्वार्थी है कि सामने वाले की ही छीन लेगी। कुमकुम अकेले में बड़बड़ा ही रही थी कि तभी वहाँ उसका बड़ा बेटा यानी अनुपा का पति प्रयाग आकर कहता है, अरे क्या हो गया माँ, क्या भगवान से सुबह सुबह शिकायतें लेकर बैठी हो आप? जब देखूं आपको आप मुझे परेशान ही मिलती हो, कभी तो हंसती हुई मिला करो। अरे बेटा, अपनी किस्मत को रो रही हूँ, अब तू ही बता कि हंसू कैसे? कैसी किस्मत है मेरी कि कैसी अलग अलग सी बहुएं मिली है मुझे। दोनों में कोई समानता नहीं है, एक बहू 1 नंबर की स्वार्थी और एक बहू 1 नंबर की दानवीर। माँ, जब हमारे हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती तो लोग कैसे बराबर हो सकते हैं? अब मैं ऑफिस चला, मुझे देर हो रही है। प्रयाग ये कहकर ऑफिस चला जाता है कि तभी कुमकुम की छोटी बहू सौम्या उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए चाय, इसमें मैंने आपकी पसंद की इलायची डाली है, पीकर बताइए कैसी बनी है। अरे ये क्या बहू, तू तो जानती है कि मैं चांदी के कप में चाय पीती हूँ, तो मेरा चांदी का कप कहाँ है? अब ये मत बोलियो कि गंदा था, इस घर में 6 पीस हैं। वो माँ जी पड़ोसन की विमला आई थी, आज उनके घर उनकी लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मैंने वो कप उठाकर उनको दे दिए।
हे भगवान, चांदी के कप कोई किसी को उधार देता है क्या? अगर उसको चाहिए तो खरीद कर ले आए ना, तूने क्यों दिए? अरे मेरी दानवीर बहू, किसी दिन तो अपना घर या अपनी सास को भी किसी को दान में मत दे दियो। बताओ जरा, कब उधार दे दिए? माँ जी, उधार नहीं दिए हैं, मैंने उन्हें उम्र भर के लिए दे दिए हैं और ये भी बोला है कि आप अपने पास ही रख लो, मेरी सासू माँ नए ले आएंगी। कुमकुम समझ जाती है सौम्या को समझाना बेकार है और वो चली जाती है और अपने घर के कामों में अपना मन बहला लेती है। वक्त बीतता है और एक दिन सौम्या अनुपा के कमरे में जाकर कहती है, दीदी, मुझे मेरी फ्रेंड के हल्दी फंक्शन में जाना है और थीम है कि पीला पहनना है, पर मुझ पर पीला सूट और साड़ी है नहीं। आपके पास हो तो आप मुझे कोई दिखा दो। ना बाबा ना, वो साड़ी मैं अपने मायके से लेकर आई थी, अगर तूने खराब कर दी तो मेरा क्या होगा? वैसे भी हल्दी का दाग नहीं जाता। दीदी, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं साड़ी लेकर आऊं और ब्लाउज भी नहीं मिलेगा। आप मुझे दे दो, अगर उस पर कोई दाग लगा तो मैं उस साड़ी के पैसे दे दूंगी। वाह, इसमें तो मेरा ही स्वार्थ है। वैसे भी मैंने ये साड़ी 3 बार पहन ली है, हल्दी में साड़ी गंदी होगी और मैं इससे उस सस्ती सी साड़ी के डबल पैसे वसूल कर लूंगी, मजा आएगा। इतना सोचकर अनुपा अपनी साड़ी निकालकर सौम्या को दे देती है और फंक्शन में जाकर सौम्या वापस आती है और अगले दिन वो साड़ी को धोकर अनुपा को वापस करती है। साड़ी लेने के बाद कमरे में आकर अनुपा कहती है, अरे ये क्या, इसने तो बिना दाग लगाए ही मेरी साड़ी वापस कर दी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना सोचकर अनुपा रसोई में जाती है और हल्दी के जिद्दी दाग अपनी साड़ी पर लगाकर हॉल में आती है, जहां उसकी सास और देवरानी भी मौजूद थे। ये क्या सौम्या, मैंने तो सुना था तुम बहुत दानी हो, पर तुम तो सयानी निकली। तुमने तो बोला था दाग लगेगा तो साड़ी मुझे नहीं लाकर दोगी, और तुमने दाग भी लगाया और साड़ी भी नहीं दी। दीदी, मैंने खुद ये साड़ी धोई है और फंक्शन में इसका ख्याल भी रखा है, मुझे नहीं पता कि ये दाग कहाँ से आया। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ और ये दाग मैंने खुद लगाए हैं रसोई से हल्दी निकाल कर? दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपको एक नहीं 4 साड़ियों के पैसे दे देती हूँ। दोनों की बातें सुनकर कुमकुम से रहा नहीं जाता और वो बीच में कहती है, ओ मेरी स्वार्थी और दानी बहू, मैं जानती हूँ कि साड़ी पर दाग किसके स्वार्थ की वजह से आया होगा, और कौन इतना दानी है जो एक सस्ती साड़ी के बदले 4 साड़ी के पैसे दे देगा। अब तुम दोनों मेरी सुनो। सौम्या बहू, तो सुन, ये सेम साड़ी मैं तुझे दिलवा कर लाऊंगी और तू इसे दे दियो, कोई ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। और तू अनुपा बहू, अगर दाग लग गया तो तेरा कोई मतलब नहीं है फालतू पैसे मांगने का, आई समझ? अब जाओ दोनों यहाँ से। ये सासू माँ ने तो मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया, इतना मस्त प्लान बनाया था सब खराब कर दिया। कुमकुम दोनों को एक अच्छा सुझाव देकर भेज देती है, जिसके बाद दिन बीतते हैं, लेकिन ना ही एक बहू का दानी होना कम होता है, ना ही दूसरी बहू का स्वार्थी होना। दिन बीतते हैं और सौम्या की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी और एक दिन अनुपा अपने स्वार्थ में अंधी होकर घर की पुरानी चीजें बेचकर घर आ रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सब घर वाले ये बात जानकर हॉस्पिटल आते हैं और उसके बाद डॉक्टर बाहर आकर कहती है, जी देखिए, इनका खून बहुत बह गया है, इनको बी पॉजिटिव खून की जरूरत है और ये हॉस्पिटल में है नहीं, आप कहीं से अरेंज करवा दीजिए। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी किसी पास के ब्लड बैंक से खून लेकर आता हूँ। आप बस मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। अरे लेकिन अगर इतने में दीदी को कुछ हो गया तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। सुनिए डॉक्टर, आप मेरा खून ले लीजिए, मेरा और दीदी का खून मिलता है। बहू, तू खुद कमजोर सी है और तेरी तबीयत भी खराब चल रही है। प्रयाग इंतजाम कर देगा खून का, तू रुक और तू बेकार में परेशान मत हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों बहुएं एक साथ बिस्तर पकड़ लें। नहीं माँ जी, दीदी की जान का सवाल है, मैं खून दूंगी और जरूर दूंगी, आप मुझे इसके लिए मना नहीं कर सकती। जी देखिए, इनका खून बह गया है लेकिन जान का खतरा नहीं है, आपके पास समय है, आप आराम से इंतजाम कर सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुना ना बहू तूने, डॉक्टर ने खुद क्या बोला, प्रयाग कर देगा इंतजाम। नहीं माँ जी, लोगों का भला करना तो इंसानियत का पहला फर्ज है और ये तो मेरी खुद की जेठानी है, आप मुझे नहीं रोकेंगी, आपको मेरी कसम है। सौम्या किसी की नहीं सुनती और अपनी जेठानी को खून देती है, जिसके बाद उसके शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है और उसे खुद हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और दोनों देवरानी जेठानी एक ही वार्ड में थी। कुमकुम उन दोनों से मिलने आती है तो सौम्या को देखकर
अनुपा कहती है। मुझे माफ कर दो सौम्या, मैंने हमेशा अपना स्वार्थ सोचा और तुम इतनी अच्छी हो कि तुमने मेरी जान बचाने की सोची। हाँ, और वो इसको खुद भारी पड़ गया। अरे मेरी दानवीर कर्ण की मौसेरी बेटी त्याग खून का इंतजाम कर देता, तुझे दानवीर बनने की क्या ही जरूरत थी। माँ जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं दानवीर तो बनूंगी लेकिन सोच समझ के साथ, कोई बेवकूफी नहीं करूंगी। और मैं वादा करती हूँ अब से अपना स्वाद देखने की जगह लोगों के बारे में भी सोचा करूँगी और उनको भी कभी निराश नहीं करूँगी। मुझे खुशी है कि तुम दोनों को समझ तो आया कि ना ज्यादा स्वार्थी होना अच्छा है और ना ज्यादा दानवीर। जिंदगी की खिचड़ी में कर्म के मसालों का अच्छा तालमेल होना चाहिए, तभी उसका स्वाद आता है। अगर एक भी मसाला फालतू या कम पड़ जाए तो मसला हो जाता है। आई कुछ समझ? जी माँ जी आ गया। जिसके बाद कुमकुम को अपनी दोनों बहुओं की तरफ से राहत की सांस आती है और फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।